Welcome back students, hope you all are fine, and today we are going to start with your organic chemistry, that is chapter number 8 class 10 ICSE. Okay, so in this first video we are going to discuss the introductory part. क्लियर, जो बेसिक टर्म्स आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट वीडियो में। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, कहाँ पर आप इन्हें फाइंड कर सकते हो, और ये कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं। फिर इसमें आगे चल के आता है आपके पास होमोलोगस सीरीज क्या होती है, फिर कैटिनेशन क्या होता है और कैटिनेशन कार्बन से ही रिलेटेड क्यों है, अदर्स इसको शो क्यों नहीं करते, बाकी सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है दैट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑल द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन आर मोस्टली क्लासिफाइड एज योर organic compound. Carbonates, carbides, these are different thing, these are treated in inorganic chemistry, but 90% of the carbon containing compounds comes under your organic chemistry. ठीक है, so the carbon containing compounds, if you talk about carbon in our organic chemistry, so carbon containing compounds, carbon containing compounds comes under your organic chemistry. Okay, the carbohydrates in your body, the proteins in your body, all these things are your organic compounds only. Okay, now what is the speciality, how to distinguish these organic compound from inorganic compound? You can distinguish it on the basis of the bonds C-H, C-C. Okay, the carbon hydrogen bond, wherever you will find these type of compounds, there they comes under organic chemistry. And also C bond, C connected to C, if these type of compounds are there, then also you categorize it as under as organic chemistry. Let's take an example. See, suppose I am making this compound, this is your ethene, this is your ethene. Naming we will discuss, don't worry about it, but just I am taking an example. इस एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, इथेन है। तो इथेन पर देखिए किस तरह कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, C-H, also C-C. So these type of compounds comes under your organic chemistry. अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखिए नॉर्मली आपके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर आपको इस तरह के बॉन्ड्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के बॉन्ड्स आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात, ये आपके क्या होते हैं, कोवेलेंट। Your organic compounds are covalent in nature, they are covalent in nature, but your inorganic compounds are electrovalent. I hope you know the meaning of electrovalent and covalent. Okay, covalent by sharing of electrons and your electrovalent by transfer of electrons. ठीक है, तो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, they are the covalent structures, whereas electrovalent structured compound comes under your inorganic कंपाउंड्स और दे कम्स अंडर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए क्योंकि ये कोवेलेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होती है, इफ यू टॉक अबाउट कंडक्टिविटी, सिंस दे आर कोवेलेंट स्ट्रक्चर, नो कंडक्टिविटी एंड हियर देयर विल बी अ कंडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये आपके नॉन लस्चरस होते हैं, नॉन लस्चरस। यहाँ पर नॉन लस्चरस का मतलब है शाइनी, दे आर नॉट शाइनी, वेयर एज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर शाइनी, और वी कैन से दैट दे आर लस्चरस। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड लस्चरस होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन लस्चरस। ठीक है, तो आप इस बेसिस पर इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन डिस्टिंग्विश एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे चलकर आपकी बुक में आता है कैटिनेशन के बारे में। अब कैटिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर मेड फ्रॉम कार्बन ओनली, एंड यू कैन सी दैट देयर इज लिंकिंग ऑफ कार्बन लिंक टू अनदर कार्बन। इफ यू वांट टू मेक अ बिगर स्ट्रक्चर then you have to connect more carbons. So since there is a connection of carbons there, so catenation is must for you to understand. Okay, so now we are going to discuss about catenation. So first you should know what is the definition of catenation, or simply how you can show catenation with the help of a diagram that you should know. Okay, so what is catenation? Catenation is just linking of carbon link to another carbon, and this property is shown by carbon only. Why? Because there are two reasons. One reason is bulkiness. If another type of
tetravalent compound show this type of catenation, the structure becomes bulky. But in the case of carbon, the structure is not bulky. And another thing is the CC bond energy. The CC bond energy is high for carbon only. I'm talking about C-C. So this CC bond energy is maximum in carbon. So one of the strongest reason for carbon to exhibit catenation is CC bond energy. क्यों? क्योंकि CC bond energy आपकी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर ग्रुप में आपकी सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसमें होती है? आपकी C-C में। तो कार्बन ही क्या करता है? कैटेनेशन को शो करता है। अब देखिए कैटेनेशन होता क्या है। देखिए आप चाहो तो दो स्ट्रक्चर का कार्बन बना सकते हो, दो कार्बन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, या आप चाहो तो तीन का बना सकते हो, आप चाहो तो इसको ब्रांच फॉर्म में ला सकते हो, आप चाहो तो इसको एरोमेटिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर में। तीन तरह के स्ट्रक्चर है जिसको डिस्कस करेंगे इसके बाद, लेकिन फिलहाल आप समझिए कैटेनेशन होता है क्या। देखिए तो आपने पहले दो लिए थे, फिर आपने तीन ले लिए, फिर चार ले लिया, और ये पॉसिबल किस में? आपका कार्बन में। सो द लिंकिंग ऑफ कार्बन टू अनदर कार्बन गिव्स राइज टू प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। रेस्ट इज योर सर्टिफिकेशन ऑफ वैलेंसीज। देखिए इस कार्बन की तीन वैलेंसी, तो यहाँ पर आप लगाओगे केवल एक हाइड्रोजन। यहाँ पर आपने कार्बन ने कितना वैलेंसी यूज़ करा? केवल एक, तो आप लगा दोगे H3। यहाँ पर भी H3 और यहाँ पर भी H3, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन की लिंकिंग जो आप कहते हो, चाहे वो आपकी लाइन के फॉर्म में हो, मतलब स्ट्रेट चेन में हो, या फिर आपका ब्रांच फॉर्म में हो, या फिर आपका क्लोज्ड फॉर्म में हो, उसको हम कह देते हैं कैटेनेशन। लिंकिंग ऑफ कार्बन टू अनदर कार्बन एंड सो ऑन इज कॉल्ड एज योर कैटेनेशन। अब देखते हैं कितने तरह के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं कैटेनेशन से। देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की, तो पहला देखते हैं आपका चेन। अब देखिए चेन स्ट्रक्चर क्या हुआ। चेन मतलब सिंपल एक चेन आपने बना दी, इस तरह की चेन आपने बना दी, और चाहो तो आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसको क्या देते हैं? आपका चेन फॉर्म। CH3 CH2 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 एंड योर CH3। सो दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज योर चेन स्ट्रक्चर। अब आप चाहो तो इसी चेन स्ट्रक्चर को ब्रांच फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? देखिए अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, मैं यहाँ पर लगा दूँ एक कार्बन और अनदर कार्बन, सेम यू कैन डू विद अदर कार्बन ऑल्सो। ओके, नाउ CH CH2 CH3, नाउ इट गॉट कन्वर्टेड टू ब्रांच फॉर्म। ओके, ये हो गया इसकी ब्रांच फॉर्म, इसका ब्रांच फॉर्म बन गया। फिर आपने आगे जाकर देखा होगा बेंजीन का नाम आप सभी ने सुना होगा। बेंजीन क्या आपका क्लोज स्ट्रक्चर है, किससे बनता है? आपका इन्हीं से, C6H6। हाउ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर? सिंपली यू हैव टू मेक अ हेक्सागोनल रिंग एंड लाइक दिस। अब ये इसको क्लोज स्ट्रक्चर क्यों कहा गया? क्योंकि ओपनिंग नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ब्रांच फॉर्म मतलब आपको क्लियर हुआ, स्ट्रेट चेन भी आपको क्लियर हुआ। अब इसको हमने क्लोज्ड फॉर्म क्यों कहा? क्योंकि ये कहीं पर से भी खुला हुआ नहीं है, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोल देते हैं आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो कैटेनेशन से आप इतने तरह के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते। चाहो तो आप उसको चेन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, चाहे ब्रांच फॉर्म में, चाहे आपका क्लोज्ड फॉर्म में। जो क्लोज्ड फॉर्म होते हैं इस तरह के, जहाँ पर आपकी क्या होती है? ओपनिंग्स नहीं होती है। और अगर आप इसको फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर होता है दो तरह के स्ट्रक्चर इसी के अंदर, किसके? ओपन फॉर्म के अंदर आपके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए एक तो आपका सिंपल हो गया ये बेंजीन वाला, सपोज मैं इस बेंजीन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने स्ट्रक्चर बना लिया कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाता है हेट्रो एटम, क्योंकि आपने क्या करा? N को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो आपको क्या होता है? ये भी आपका एरोमेटिक, ये भी आपका एरोमेटिक, इनको कहते हैं एरोमेटिक। एरोमा क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पर एरोमा वर्ड आता है, एरोमा मतलब स्मेल, दे आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जिसको कहते हैं एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अब एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो आपके पास आता है 11th क्लासेस में, ठीक है। हायर क्लास में आता है हकल्स रूल वगैरह जो आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपको सिर्फ क्या समझना है? दैट दीज टाइप ऑफ क्लोज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब आता है आपका ये दो तरह के स्ट्रक्चर। ये तो हो गया आपका होमो वाला, जहाँ पर आपके पास क्या है? सब कुछ एक जैसा है। जहाँ पर भी आपके पास NO टाइप का कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है आपकी एरोमेटिक रिंग के अंदर, वहाँ पर आप उसको कह देते हो हेट्रो एटम। ओके, तो क्या होता है? हेट्रो एटम में आप उसको क्लासीफाई
करते हो, ठीक है। एरोमेटिक, दिस इज योर होमो एरोमेटिक एंड दिस इज योर हेट्रो एरोमेटिक। ओके, तो फिलहाल आपको क्या समझना है कि क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको आप होमो कह देते हो और हेट्रो वर्ड आगे से यूज़ कर लेते हो कब, जो आपके पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट यूज़ किया गया, और अगर यूज़ नहीं किया गया केवल कार्बन और एच का चला तो आप होमो वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। सो तीन तरह के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं कैटिनेशन की हेल्प से। अब यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं आपका कैटिनेशन के साथ, जो है आपकी बुक में दिया हुआ वो है आपका आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए, आइसोमेरिज्म को समझने से पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक डायग्राम रिप्रेजेंट करवाऊंगा, और डायग्राम, उस डायग्राम के बेस पर आपको डेफिनेशन खुद ही समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 4 कार्बन वाले किसी स्ट्रक्चर में, ठीक है, 1 2 3 4, पहला स्ट्रक्चर ये है। दूसरा मैं कह देता हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है। दोनों में आपके पास क्या है, 4 कार्बन है, इसमें भी और इसमें भी। अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ गए फिर आप डेफिनेशन खुद ही फ्रेम कर सकते हो। देखिए, आप क्या करिए, पहले इसको सेटिस्फाई कराइए इसकी वैलेंसी, जो मैं आपको सिखाऊंगा आगे नेमिंग ऑफ एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन में। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि सेटिस्फाई कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं लगा लिया CH3, यहाँ पर लगा लिया CH2, यहाँ पर लगा लिया CH2 और यहाँ पर लगा दिया CH3। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो देखिए CH3 1 2 3 वैलेंसी यूज़ हो चुकी है, तो केवल एक, और यहाँ पर CH3। तो दो तरह के स्ट्रक्चर आपके पास आपको मिल चुके हैं। अब आपने देखना क्या है, आप इसको ज़रा कंडेंस करिए। कंडेंस मतलब आप देखिए कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। तो मैं पहले वाले की बात करता हूँ, 1 2 3 और 4, कार्बन कितने 4 है, तो आपने लिख दिया C4। H काउंट करिए, 3 5 7 10, आपने लिख दिया H10। तो ये फॉर्मूला बना इस कंपाउंड का, ठीक है। अब बात करते हैं जरा इसकी, काउंट करिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो आपने लिखा C4। अब H काउंट करिए, 3 3 एंड 3 9 एंड 1 10। What is your observation? Your observation is this, that the formula is same, the molecular formula is same. Okay, we can write it here. The molecular formula is same. Molecular formula is same, but is the structural formula same? No. If I'm talking about structural formula, is the structural formula same? No, structural formula is not same. So this is the definition of your isomerism. Okay, the property exhibited by the compounds where their molecular formula is same but their structural formulas are different. See the structure of this compound, see the structure of this compound. Structural formula is different, but a molecular formula C4H10, C4H10. So such type of compounds are termed as being isomers. They are isomer to each other. And this is just an example. Now you can frame an example where you are using 5 carbons. That also you can frame by yourself. Okay, अगर मैं 5 यूज़ करता तो क्या कर देता, एक कार्बन यहाँ लगा देता और एक कार्बन की चेन यहाँ पर बढ़ा देता, ओवरऑल मुझे मिलके क्या आता, वही फॉर्मूला मिलके मुझे दोबारा वही मिल जाता, C5H12। ओके, वही फॉर्मूला मिलता। यहाँ पर क्या मिला, C4H10, वहाँ पर जाता आपको C5H12, दोनों केस में, ठीक है। तो इसको आप कह देते हो क्या, आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को कह देते हैं आइसोमेरिज्म। कंफ्यूज नहीं होना है कि आइसोमर और आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है। द प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज आइसोमेरिज्म एंड द टू स्ट्रक्चर आर टर्म्ड एज आइसोमर। मैं कहूँगा ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमेरिज्म है नहीं कहूँगा। हाँ, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर मैं इन दो की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा दीज टू आर आइसोमर्स, ठीक है। तो आई होप कैटिनेशन एंड आइसोमर इज क्लियर टू यू। द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज होमोलोगस सीरीज क्या होती है और इसका क्या यूज़ है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज हम वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर आपके पास CH2 का डिफरेंस आता है, किसका, CH2 का। तो अगर मैं बात करता हूँ एल्केन की, नेमिंग मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। फिलहाल देखिए एल्केन, एल्कीन, और बात करता हूँ एल्काइंस, ठीक है। 3 तरह के स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं, जहाँ पर आपके पास जब आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो 3 तरह के आपको मिलते हैं, वो आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है वो है CnH2n+2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसके लिए, एल्कीन के लिए। एल्कीन के लिए आपको क्या याद रखना है, CnH2n। अब क्या करो, +2 को हटा दो, ठीक है, आपने +2 को हटा दिया। एल्काइन की बात करेंगे तो वही CnH2n, लेकिन प्लस की क्या लगाना है आपको, -2। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ताकि आप क्या कर सको, कितने भी नंबर का एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन बना सको, ठीक है।
पहले आपको ये याद रखना है। सपोज आपसे कहा गया है कि आप 4 नंबर का, सॉरी 4 का तो हमने भी किया है, सपोज 5 का करते हैं। आपसे कहा गया कि 5 नंबर कार्बन जिसमें हो उस तरह के एल्केन को, एल्केन का फॉर्मूला बताइए। तो आपने सिर्फ क्या करना है, एन की वैल्यू रिप्लेस करनी है 5 से, एन की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो देखिए इसको क्या बन जाता है, C5, क्योंकि एन की जगह क्या होना है 5, H2N, 2N means twice of 5, so it is 10 and plus 2 is there, so C5H12। तो आपने फॉर्मूला लिख दिया that the alkane having number of carbon is 5 will be C5H12। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ, किसकी बात करता हूँ, एल्कीन की, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए फॉर्मूला बन जाएगा C5H2, 5 जो 10, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा H10। बात करूँगा एल्काइंस की, यहाँ पर बनेगा आपका C5H2 10 जो 2 5 जो 10 -2 H8। ठीक है, तो एल्केन में ही 5 नंबर का होता है C5H12, यहाँ पर होता है C5H10 और यहाँ पर होता है C5H8। कहाँ से निकला, फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसी के बेस पर हमने होमोलोगस को पढ़ना है। अब देखिए होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस का कंपैरिजन आप इनके बीच नहीं कर सकते। एल्कीन एल्कीन और एल्काइन के बीच में आप होमोलोगस सीरीज नहीं निकाल सकते। पर्टिकुलर एल्कीन के बीच में आप वो CH2 वाला फैक्टर निकाल सकते हो। सीधे फैक्टर आपका क्या है, CH2। ठीक है, 2 का मैं बताऊंगा आपको, थर्ड वाला आपको ट्राई करोगे। सपोज मेरे को कहा गया कि एल्केन में CH2 को, सॉरी होमोलोगस सीरीज को आपको दिखाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने कोई भी पिक कर ली। सपोज मैंने पिक करना शुरू करा 3 से, तो मैंने लिखा C3H, कितना होगा देखिए, 2 3 6 + 2 यानी 8। फिर मैं लिया 4 वाला C4, 4 2 8 + 2 10 H10। देन अगेन C5H12। अब आप किसी भी पेयर को चेक करिए, किसी भी पेयर को चेक करिए, आपको क्या मिला देखने को, देखिए C3 से बना C4, यानी कितने का डिफरेंस आया, 1 कार्बन का। H10 हो गया, जबकि पहले क्या था H8, H में कितने का डिफरेंस आया, 2 का, तो आपको मिला CH2 का डिफरेंस। ये आपका होमोलोगस पेयर। इसकी बात करूँ तो 4 से बन गया 5 यानी 1 कार्बन, 10 से बन गया 12 यानी अगेन 2 यानी H2। सो व्हाट यू आर नोटिसिंग इज आफ्टर एवरी एल्केन मीन्स एवरी सक्सेसिव एल्केन, ऐसा नहीं कि आपने 4 का कंपेरिजन कर लिया 6 के साथ। In every successive alkane, what you are noticing is there is a difference of CH2. That is what I told you, CH2. तो जहाँ पर आपके सक्सेसिव पेयर्स किससे डिफरेंस, कितने का डिफरेंस दिखाते हैं आपको, CH2 का। जो सक्सेसिव आपके एल्केन है, सक्सेसिव एल्कीन है, एल्काइन है, वो आपको CH2 का डिफरेंस दिखाते हैं, उसको आप कह देते हो होमोलोगस पेयर। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको पता चले कि हर कार्बन वाले, हर इंक्रीजिंग कार्बन के साथ आपको किसका डिफरेंस मिल रहा है, CH2 का। बात करते हैं जरा एल्कीन को भी देख लेते हैं, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये तीनों के लिए। देखिए अब मैं बात करता हूँ, ये देखिए C3 और फॉर्मूला है H2N, मतलब ट्वाइस ऑफ N, तो कितना मिल जाएगा C3H6। 4 वाली की बात करूँ तो C4H8, 5 वाली की बात करूँ तो C5H10। अगेन फाइंड आउट द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन कार्बन एंड हाइड्रोजन। व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज C, 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितना डिफरेंस आया, 8 6 यानी 2, यहाँ पर भी कितने का मिला आपको, CH2। अगेन आप यहाँ पे की बात करो तो 1 बड़ा, तो 1 ही कार्बन आप लिखोगे, या कितने बड़े, 10 हो गया, पहले कितना था 8 यानी CH2। ओके, सो दिस इज योर होमोलोगस सीरीज। आप सीरीज ड्रॉ कर सकते हो। आपने दिखाई इस तरह के सक्सेसिव एल्केन या एल्कीन, और आपने दिखा दिया कि हर पेयर में क्या हो रहा है, हर सक्सेसिव एल्केन या एल्काइन में क्या मिल रहा है आपको, CH2 का डिफरेंस मिल रहा है। और इसी CH2 के डिफरेंस को सीरीज में कह देते हैं हम होमोलोगस सीरीज। और अगर आप किसी दो के बीच में देखते हो उसको कहते हैं होमोलोगस पेयर। जैसे मैं कह सकता हूँ C3H6 इज एन होमोलोगस पेयर विद C4H8 और C4H8 is an homologous pair with C5H10. So the question can be there in the examination that draw a homologous pair for C4H10. आपको क्वेश्चन दे दिया कि C4H10 का होमोलोगस पेयर ड्रॉ करिए। तो जो बड़ी बात नहीं, आपने क्या करना है, या तो आप उससे इंक्रीजिंग वाला ले लो या उससे डिक्रीजिंग वाला ले लो। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो एग्जाम में C3H8 is an homologous pair of C4H10 or you can write that C5H12 is a homologous pair of C4H10. Okay, so this was all about your homologous pair, how to draw the series. Now you can draw the series of alkane and alkyne. I hope there won't be any problem regarding this. So what we discussed today is what is organic chemistry and how many structures can be drawn. Okay, what is catenation,
what is branch form, then your closed form, your chain form, then what is why only catenation exhibited by carbon. I gave you the two reasons for it. Then we discussed about isomerism, what is isomerism, and at last we discussed about your homologous series and how to draw the homologous pair. I hope up till now the topics taught are clear to you. Okay, so till then keep doing, keep studying. Thanks for watching.